मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म द गैंगस्टर द कॉप द डेविल का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत हमें एक सफेद कार दिखाते हुए होती है। सफेद कार फिर एक काली कार का पीछा करती है और एक सुनसान जगह पर पहुंचने पर उससे टकराती है। ड्राइवर अपनी कारों से उतरते हैं और काली कार वाला आदमी बीमा कंपनी के लिए दुर्घटना की कुछ तस्वीरें लेता है। लेकिन फिर सफेद कार का चालक, जिसका नाम हम अभी तक नहीं जानते, उसे टक्कर मारता है और उसे काली कार की पिछली सीट पर घसीटता है। वह उसे चाकू मारता है और फिर सफेद कार लेकर भाग जाता है। 5 अगस्त को एक गर्मी के दिन 2 पुलिस वाले ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। वे पहले दृश्य में हुई हत्या के बारे में रेडियो सुन रहे हैं। चूंकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है, उनमें से एक टी-सॉक वाहन से उतरता है और एक जुए के अड्डे की तरफ चलता है। सुरक्षा उसे रिश्वत देकर रोकने की कोशिश करती है। उन्होंने उसकी जेब में पैसे रख दिए, लेकिन वह ये पसंद नहीं करता और उन्हें पीटता है। फिर वह काउंटर के पीछे काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ता है। आरोप अवैध पैसे का आदान प्रदान है। इस बीच एक माफिया बॉस डोंगसू मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा है। फिर कमरे में उसके गैंग के सदस्य उन्हें घटना के बारे में बताया। डोंगसू पहले पंचिंग बैग को नीचे रखने का आदेश देता है। उसके आदमियों ने पंचिंग बैग को नीचे उतारा और उसकी जिप खोल दी। बैग में एक आदमी है और वह खून से लथपथ, बहुत पीटा गया है। डोंगसू बाहर निकलता है और एक कार में बैठ जाता है। उसके साथ एक ड्राइवर है और 2 अन्य कारें काफिले की तरह उसके पीछे हैं। उसने पुलिस निदेशक को कॉल किया और उस पुलिस वाले के बारे में शिकायत की जो उसके जुए के अड्डे में आया था। वह इस पुलिस निदेशक को पैसे दे रहा है ताकि उसके आदमियों को ऐसी चीजें करने से रोका जा सके और उसे परेशान न किया जा सके। टी-सॉक उस व्यक्ति को, जिसे उसने गिरफ्तार किया है, अपनी मोटरसाइकिल चलाकर अपराध स्थल पर ले जाता है। टी-सॉक उसे मोटरसाइकिल पर हथकड़ी लगाता है और क्राइम सीन के पास पहुंचता है। पृष्ठभूमि में वह व्यक्ति बचने के लिए मोटरसाइकिल घुमाते हुए देखा जा सकता है। टी-सॉक घटनास्थल के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसकी हत्या की गई थी। टी-सॉक अपने साथी के साथ दृश्य की जांच करता है। उसे एक सुराग मिलता है कि शायद किसी ने उसकी कार पर पीछे से टक्कर मार दी हो। डोंगसू एक अन्य गैंगस्टर शांगदू के साथ बात करता है। वे अपने क्षेत्रों और अपने कर्तव्यों का सम्मान करने के बारे में बात करते हैं। वे ज्यादातर असहमत होते हैं और उनके 2 अंगरक्षक असहमति में मिश्रित हो जाते हैं। डोंगसू उठता है और अपने ही अंगरक्षक को घूंसा मारता है, जबकि वह अपने हाथों से दूसरे अंगरक्षक के मुंह से 2 दांत निकालता है। उसका कहना है कि जब बॉस बोल रहे हों तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए। शांगदू इतना डर गया कि वह डोंगसू से किसी और बात पर असहमत नहीं होता। थाने में एक बैठक हो रही है और वे पीड़ित के जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं। उसके पास कोई कर्ज नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है। फिर वे हत्यारे के चारों ओर एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। टी-सॉक ने कहा कि वह एक सीरियल किलर है क्योंकि 2 और हत्याएं हुई हैं जहां एक ही लंबाई के चाकू का इस्तेमाल किया गया है। अन्य लोग असहमत हैं। उसी समय निर्देशक उसे डांटता है क्योंकि उसने अधिकार क्षेत्र से अलग जुए के अड्डे को कुचल दिया। टी-सॉक सिर्फ बुरे लोगों को पकड़ना चाहता है और वह शर्मिंदा नहीं है। डोंगसू अपने अंगरक्षक के साथ बाहर निकलता है। वह अपने आदमियों को घर जाने का आदेश देता है। वह नशे में नहीं है और खुद गाड़ी चलाएगा। फोन पर बात करते हुए डोंगसू गाड़ी चला रहा है। अचानक एक कार पीछे से उनकी कार से टकराती है और वह रुक जाते हैं। चालक वाहनों से उतर जाते हैं। दूसरा आदमी वही सीरियल किलर है। डोंगसू दुर्घटना के बारे में अपनी बीमा कंपनी को सूचित नहीं करना चाहता और चला जाता है। हत्यारा उसे जाने नहीं देना चाहता। वह डोंगसू को आश्चर्यचकित करता है और उसे 2 बार चाकू मारता है, लेकिन डोंगसू एक आसान लक्ष्य नहीं है। उनमें लड़ाई छिड़ जाती है। डोंगसू अंततः हत्यारे के हाथों से चाकू निकालता है और उसे वापस चाकू मार देता है। हत्यारा अपनी कार में सवार होता है और डोंगसू के ऊपर गाड़ी दौड़ाता है। डोंगसू को एक अस्पताल में ले जाया जाता है, जबकि उसके आदमी शिकार पर जाते हैं और बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के अन्य सदस्यों को मारते हैं। वहीं सीरियल किलर अपना चाकू साफ करता है और अपने घाव की देखभाल करता है। फिर वह एक और लक्ष्य पाता है, एक बूढ़ा आदमी, और उसे छुरा घोंप देता है। डोंगसू उठता है और अपने अंगरक्षक से बात करता है। उसे पता नहीं है कि हमलावर कौन था, लेकिन वह अपने गार्ड को एक सफेद गाड़ी की तलाश करने के लिए कहता है। टी-सॉक अपना बयान लेने के लिए डोंगसू का दौरा करता है, लेकिन डोंगसू उसे कुछ भी नहीं कहता है। टी-सॉक डोंगसू की कार की जांच करता है और कनेक्शन बनाता है। एक सफेद गाड़ी उसकी कार पर पीछे से टकराई है। यह वही व्यक्ति होना चाहिए। टी-सॉक पुलिस निदेशक से बात करता है और उससे कहता है कि वह डोंगसू के लिए बचाव करना बंद कर दे। उसका कहना है कि उन्हें उसे पूछताछ के लिए लाना चाहिए क्योंकि आखिर डोंगसू ने हमलावर का चेहरा देखा है।
उसका यह भी दावा है कि सीरियल किलर की बात को लेकर वह सही था। वह सीरियल किलर होना चाहिए। गिरोह के मुखिया पर हमला करने की हिम्मत और कौन करेगा? निर्देशक और नहीं सुनना चाहता और उसे कार्यालय से बाहर निकाल देता है। सीरियल किलर वेंडिंग मशीन से कॉफी लेने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हुए दिखता है। वह एक आदमी को देखता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, जबकि उसी समय डोंगसू एक महिला को हत्यारे का चेहरा बता रहा है। वह एक स्केच बना रही है और वह इसे बहुत करीब ले जाती है। डोंगसू अपने अंगरक्षक को स्केच देता है और उसे पुलिस से पहले हमलावर को खोजने का आदेश देता है। जब हत्यारा ट्रक चला रहा होता है, एक आदमी जाग जाता है। वह ट्रक के केबिन में सो रहा है। हत्यारा उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन चाकू ट्रक से गिरकर सड़क के किनारे रह जाता है। टी सॉक डोंगसू के पास एक बार और कोशिश करता है और उस पर कुछ दबाव डालता है, साथ ही उसकी भावनाओं को भी जगाता है। वह हत्यारा बिल्कुल पागल है और उसे रोका जाना चाहिए, वरना और लोग मरेंगे। डोंगसू ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में उसका गार्ड उसे बताता है कि उनका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। उन पर हमला होने के बाद से ही उनके नाम को लेकर अफवाहें शुरू हो गई हैं। डोंगसू फैसला करता है कि उसे इस हत्यारे को पकड़ना होगा और अपना नाम साफ करने और सम्मान वापस पाने के लिए उसे मारना होगा। उसके आदमियों को व्हाइट गाड़ी और एक चाकू मिला है, जिसका इस्तेमाल हत्यारा लोगों को मारने के लिए करता है। डोंगसू टी सॉक को खोज में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि टी सॉक उसे पहले पाता है तो वह उसे न्याय दिला सकता है, लेकिन अगर डोंगसू उसे ढूंढ लेता है तो वह उसे अपनी मर्जी से सजा देगा। वे अपने पास अब तक की सारी जानकारी साझा करते हैं और डोंगसू अपने कैमरे का खुलासा करता है, जो उस पूरे समय को फिल्मा रहा है जब वे बात कर रहे थे। बेशक उसे एक पुलिस वाले के साथ काम करने के लिए कुछ जमानत की जरूरत है और इसलिए गैंगस्टर और पुलिस वाले मिलकर शैतान को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हत्यारे की उम्र लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए और वह रात में ही मारता है। टी सॉक अपने साथी और एक अन्य अधिकारी के साथ रहस्य साझा करता है और वह उन्हें बताता है कि वे गैंगस्टरों की सहायता करेंगे, हत्यारे को ढूंढेंगे और फिर वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। डोंगसू ने अपने गार्ड पोसोंग से कहा कि वे पुलिस को उनकी मदद करने देंगे और एक बार जब वे हत्यारे को ढूंढ लेंगे तो वे उनसे छुटकारा पा लेंगे। डोंगसू मामले को थोड़ा और उलझा देता है। वह शांगदू पर प्रहार करने का आदेश देता है और हत्यारा सीरियल किलर के चाकू का उपयोग करता है। इतना ही नहीं, वह पुलिस को खोजने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। जब फोरेंसिक इसकी जांच करते हैं तो उन्हें उस पर आनुवंशिक जानकारी मिलती है, जो इसे गैस स्टेशन पर पिछली हत्याओं से जोड़ती है। टी सॉक पहेली को हल करता है और समझता है कि डोंगसू ने शांगदू से इस तरह से छुटकारा पाया कि पुलिस को यह सोचकर धोखा होगा कि इसे सीरियल किलर ने करा है। टी सॉक डोंगसू के पास जाता है और उनका झगड़ा होता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत कुछ नहीं कर सकता। न्यूज चैनल शांगदू की मौत की खबर दे रहे हैं। जांच में मदद के लिए पुलिस विभाग में नई टीम भेजी गई है। असली सीरियल किलर एक रेस्तरां में खबर देख रहा है और खुद को गुनगुना रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। एक युवक उसकी बात सुनता है और भयभीत होकर उसे देखता है। हत्यारा उठ खड़ा होता है और बाहर निकलते हुए उसने युवक को कंधे पर थपथ पाया। शांगदू के अंतिम संस्कार में सीरियल किलर भीड़ के बीच बैठा है और डोंगसू पर नजर रख रहा है। वह शांगदू के अंगरक्षक के पास जाता है और उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि शांगदू को मेरे चाकू से मारा गया था, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। उसका चेहरा डोंगसू की ओर इशारा करता है। डोंगसू और टी सॉक अब सफेद सेडान को करीब से देख रहे हैं और उन्हें पहिए के नीचे खून का एक दाग मिला है। इससे संभावित रूप से हत्यारे की पहचान हो सकती है। अचानक शांगदू के आदमी उन पर हमला करते हैं। एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और वो शांगदू के लोगों को मार भगाते हैं। टी सॉक के साथियों को सीरियल किलर पर लीड मिलती है और वे वास्तव में उसे अपनी आंखों से देखते हैं। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में सफल होता है। उन्हें एक जगह का पता चलता है जहां हत्यारे ने खाया पिया था। वे उस बोतल की तलाश करते हैं जिससे उसने पिया था और एक कारखाने का दौरा करते हैं जहां खाली बोतलें रिसाइकलिंग के लिए आती हैं। वे कुछ नए सुराग पाने की कोशिश करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी साथ लाते हैं। डोंगसू अपने व्यवसाय के पूर्व गौरव को बहाल करने की कोशिश में कुछ नई साझेदारियां बना रहा है। फोरेंसिक में काम करने वाली महिला टी सॉक को एक फाइल देती है और एक लड़के को तलाश करने को कहती है। उसे बहुत समय पहले लापता घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसे एक फिंगरप्रिंट मिला जो सफेद सेडान के पहिए पर मिले फिंगरप्रिंट से मेल खाता था। यह किसी प्रकार की गलत दिशा हो सकती है, लेकिन यह देखने लायक है। टी सॉक एक घर जाता है जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया है जिस पर संदेह है कि वह हत्यारा हो सकता है। वह मकान मालकिन से बात करता है और वह कहती है कि जिस आदमी ने घर किराए पर लिया है वह एक अच्छा आदमी है जिसने कभी कोई परेशानी नहीं की। वह कुछ तस्वीरें और कुछ अन्य सुराग खोजता है। वह तस्वीर की तुलना उस स्केच से करता है और यह निश्चित रूप से सीरियल किलर है। टी सॉक अपने सहयोगियों और डोंगसू को इसके बारे में बताता है और वे कार्रवाई करते हैं।
वे सभी के साथ हत्यारे की तस्वीर साझा करते हैं और उन्होंने उसके लिए पूरे शहर में खोजबीन की। दुर्भाग्य से अभी तक वह नहीं मिला है। सभी थके हुए हैं और वे एक ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। डोंगसू एक जगह पर टी सॉक की प्रतीक्षा कर रहा है। बारिश हो रही है और छात्रा डोंगसू के ठीक बगल में बस का इंतजार कर रही है। बस के आने तक बारिश से बचने के लिए वह उसे अपना छाता देता है। जब टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार उनका ध्यान आकर्षित करते हैं तो डोंगसू, टी सॉक और उनके आदमी रात का खाना खा रहे होते हैं। जिस छात्र को डोंगसू अपना छाता देता है वह मृत पाई गई है। वह क्रोधित हो जाता है और हर कोई फिर से हत्यारे की तलाश में उठता है। इस बार वे उसे एक कार में देखते हैं और कार का पीछा होता है। डोंगसू और ओसोंग ने हत्यारे और टी सॉक की कार को एक ही समय कुचल दिया। हालांकि हत्यारा अंधेरी गलियों से होते हुए भाग जाता है। वे उसका पीछा करने के लिए अलग हो गए। हत्यारे ने ओसोंग को चाकू मारा, लेकिन फिर डोंगसू उसे नीचे ट्रैक करता है और एक अच्छी पिटाई करता है। डोंगसू उसे एक गोदाम में ले जाता है और उसे प्रताड़ित करता है। जब डोंगसू उसका सिर काटने के लिए तैयार होता है तो टी सॉक अपनी कार से गोदाम में घुसता है और डोंगसू को गाड़ी से खदेड़ देता है। फिर वह औपचारिक रूप से हत्यारे को गिरफ्तार कर लेता है और उसे थाने ले जाता है। एक और समस्या तब होती है जब पुलिस के पास हत्यारे को जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते। टी सॉक ने डोंगसू को खुद को अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करने के लिए मना लिया। डोंगसू ऐसा करेगा यदि टी सॉक उसे हत्यारे की जेल में भेजने का वादा करता है। डोंगसू अदालत में पेश होता है और साबित करता है कि हत्यारे ने वास्तव में उस पर हमला किया है। जब वे लड़े तो उसने हत्यारे को उसकी बाईं छाती पर छुरा घोंप दिया था। पुलिसकर्मी ने हत्यारे के कपड़े उतार दिए और उसके शरीर के संकेतित क्षेत्र में घाव था। हत्यारा जेल पहुंचता है और जल्द ही डांगसू भी जेल आ जाता है, जो शायद हत्यारे की मौत की सजा से पहले उसे मार डालेगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।